हेलो लर्नर्स, वेलकम टू कम्युनिटी क्लास ऑनलाइन। आई एम डरविड शर्मा। तो देखिए बेटा, हमारा चल रहा है यहाँ पर फास्ट ट्रैक बैच नीट 2024 के लिए। इसमें आप लोग लोकोमोशन मूवमेंट को काफी अच्छे से कवर कर चुके हैं। ठीक है, एनसीईआरटी के सारे पॉइंट आप लोगों ने समझ लिए हैं। इसके अलावा थोड़े बहुत एडिशनल फैक्ट्स और पॉइंट भी आपने जाने। अब हमारा चल रहा है आपका बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। एक लेक्चर हो चुका है, दूसरा लेक्चर आज रहने वाला है। तो अगर मैं बात करता हूँ अभी तक यहाँ पर हमने क्या क्या पढ़ा दिया आपको। अभी तक इस वाले चैप्टर में हमने ब्लड के बारे में देखा, ब्लड की कंपोजिशन देखी कि भाई ब्लड में क्या क्या है। और इसके अलावा हमने देखा था आरबीसी क्या है, प्लेटलेट्स क्या है, डब्ल्यूबीसी क्या है, डब्ल्यूबीसी के टाइप क्या है। ये सारी चीजें जनरली अभी तक हमने यहाँ पर समझ ली है। तो आज हम लोग देखेंगे आय की चीजें, जैसे ब्लड क्लोटिंग क्या है। इसके अलावा देखेंगे हम लोग ब्लड ग्रुप्स हैं तो कौन कौन से हैं, और आपके टाइप ऑफ सर्कुलेशन वगैरह आज के सेशन में हम लोग खत्म करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग द सेशन आपको बता देते हैं आप प्लेटफॉर्म के बारे में। ठीक है, ये है आपकी कम्युनिटी क्लास ऑनलाइन। देखिए, कम्युनिटी क्लास ऑनलाइन में अगर आप जुड़ते हैं टेलीग्राम ग्रुप के साथ, ठीक है, अगर आप लोग टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे। अगर आप हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल जो कि है कम्युनिटी क्लास के नाम से ही है, अगर आप उससे जुड़ते हैं तो आपको वहां पर सबसे पहली बेनिफिट क्या मिल जाती है कि आपको वहां पर नोट्स को डाउनलोड करने की एक्सेस मिल जाएगी। ठीक है, मतलब जो भी पढ़ा है उसके नोट्स आपको वहां पर मिल जाएंगे। इसके साथ साथ आपको वहां पर डीपीपी और एमसीक्यूज भी मिलते हैं, तो आप अपनी प्रैक्टिस को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके साथ साथ सारे अपडेट्स और नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको टेलीग्राम पे ही दिए जाएंगे। मान लीजिए कोई टेस्ट का डिसीजन लिया जाता है, इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आता है, ठीक है, नीट आपका नीट की साइट से, तो वो सब भी आपको यहाँ पर दिया जाएगा। सिलेबस वगैरह के अपडेट यहाँ पर दिए जाएंगे। सारे अपडेट्स के लिए आपको टेलीग्राम के चैनल से जुड़ना पड़ेगा। इसके अलावा मॉक टेस्ट की पीडीएफ वो सब आपको टेलीग्राम पे ही मिलेगी। इसके अलावा जो आपका लर्निंग एक्सपीरियंस है वो भी बूस्ट होगा अगर आप टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे, क्योंकि जब वहां पर आपको प्रैक्टिस करने के लिए काफी सारे क्वेश्चन दिए जाएंगे, पोस्ट दिए जाएंगे, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी जो प्रिपरेशन है और जो जो आपकी लर्निंग है वो कहीं ना कहीं क्या हो रही होगी, इंप्रूव हो रही होगी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और देखते हैं क्या क्या आज हमें पढ़ना है। और इन सारे टॉपिक पर हमें मेनली फोकस करना है इस चैप्टर में। तो अभी हमारा ब्लड ही चल रहा है, ठीक है, अभी हमारा टॉपिक ब्लड ही चल रहा है और अभी हमें ब्लड को ही देखना है। आज के सेशन में काफी सारी चीजें आती हैं ब्लड के अंदर, जैसे आपका अभी ब्लड क्लोटिंग वगैरह सारा प्रोसेस किसमें आ जाएगा, ब्लड में ही आ जाएगा। तो वो सारी चीजें अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके डिस्कस करेंगे। सो ये कल आपको पढ़ाया था डब्ल्यूबीसी है ना, थोड़ा सा एक बार आपको क्विक क्विक रिवाइज करा देता हूँ। तो कल आपको क्या पढ़ाया था, कल आपको पढ़ाया था कि डब्ल्यूबीसी आपके दो टाइप के होंगे, एक तो होगा ग्रेन्युलोसाइट और एक हो जाएगा ए ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट की बात करेंगे तो ग्रेन्युलोसाइट का मतलब क्या होगा, जिसमें क्या होंगे बच्चों, ग्रेन्यूल्स होंगे। क्या होंगे जिनमें, ग्रेन्यूल्स होंगे। ग्रेन्यूल्स क्या थे आपके, स्मॉल प्रोटीनेशियस पार्टिकल्स है ना, तो उन्हें हम लोग ग्रेन्यूल्स कह रहे थे। और उसके लिए हमने ट्रिक भी बनाई थी ग्रेन्यूल्स के लिए, बेंटेन है ना, बेसोफिल, इसिनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। और ये नीचे इनके फंक्शंस लिखे हैं। ऐसे ही आपके ए ग्रेन्युलोसाइट में क्या क्या जाएंगे, लिम्फोसाइट आ जाएंगे और मोनोसाइट आ जाएंगे। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। और डब्ल्यू से आप मान के चलिए क्वेश्चन पूछ ले जाता है तो आपको अच्छे से क्या करना है, एक ध्यान रखना है यहाँ पर डब्ल्यू के बारे में। और अभी हम क्या डिस्कस करेंगे, अभी हम डिस्कस करेंगे, ओके, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे ब्लड ग्रुपिंग के साथ। तो चलिए देखते हैं ब्लड ग्रुपिंग। ब्लड ग्रुपिंग की अगर मैं बात करूंगा तो ब्लड ग्रुपिंग आपको दो पार्ट में पढ़नी है, ठीक है, या फिर मैं कह सकता हूँ टाइप ऑफ ब्लड ग्रुपिंग। हेडिंग रहेगी आपकी ब्लड ग्रुपिंग। ब्लड ग्रुपिंग में आप लोग सबसे पहले पढ़ेंगे एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। इसके अलावा आप लोग क्या पढ़ेंगे, आरएच ब्लड ग्रुपिंग। तो ये दो ब्लड ग्रुपिंग आपको पढ़नी है। तो सबसे पहले देखते हैं एबीओ ब्लड ग्रुपिंग के बारे में। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग की अगर हम बात करेंगे बच्चों, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। तो आपको ध्यान रखना है एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में कि एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में आपके कितने ब्लड ग्रुप मिलते हैं, आपको चार ब्लड ग्रुप मिलते हैं। ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ। ये चार ब्लड ग्रुप आपको मिलते हैं। और एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में आप क्या देखोगे कि क्या होती है, आरबीसी होती है ना बच्चे। तो आरबीसी के सरफेस पे मैंने कल आपको एक डायग्राम भी बनाया था, मैंने बताया था आरबीसी की सरफेस पे एंटीजन मिलेगा। अब वो एंटीजन ए होगा या फिर आपका एंटीजन बी होगा। ऐसे प्लाज्मा में आपको क्या मिलती है, प्लाज्मा में आपको मिलती है एंटीबॉडी। ठीक है, प्लाज्मा में क्या मिल जाएगी आपकी, एंटीबॉडी। और एंटीजेंस क्या हो गए, आप कह सकते हैं एंटीजेंस आर द केमिकल दैट इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स। और जो आपके एंटीबॉडीज है, एंटीबॉडीज क्या है आपके, प्रोटीन प्रोड्यूस इन रिस्पॉन्स ऑफ एंटीजन। एंटीजन के रिस्पॉन्स में जो आपके प्रोटीन प्रोड्यूस हैं वे क्या है, आपके एंटीबॉडीज है। लेकिन आपसे यहाँ पे क्या क्या सवाल पूछा जाता है, आपसे जनरली क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, ये इस टेबल से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है।
सो ये टेबल इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखेंगे। मान लीजिए ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है। अगर ब्लड ग्रुप ए है बच्चों, तो यहाँ पर एंटीजन कौन सा होगा आरबीसी की सरफेस पर? आरबीसी की सरफेस पर होगा एंटीजन ए। और एंटीबॉडी कौन सी होगी प्लाज्मा में भाई? एंटी बी हो जाएगी, ठीक है, अपोजिट हो जाएगी, एंटी बी। और जो ब्लड जो जो आपका ब्लड ग्रुप ए है, उसका कौन कौन ब्लड डोनेट कर सकता है? आपका उसे ए वाला ब्लड, जो पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप ए है वो डोनेट कर सकता है, जिसका ब्लड ग्रुप ओ है वो डोनेट कर सकता है। ऐसी बच्चे आपकी क्या हो जाएगी? ब्लड ग्रुप बी हो। तो ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन कौन सी होगी यहाँ पर? आरबीसी के सरफेस पर बी होगी। और यहाँ पर एंटीबॉडी कौन सी होगी? इसकी अपोजिट, एंटी ए हो जाएगी। और जो आपका ब्लड बी ग्रुप वाला है, उसको कौन ब्लड डोनेट कर सकता है? जिसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? बी होगा या ओ होगा। ऐसे ही आपका ब्लड ग्रुप अगर ए बी है, तो यहाँ पर एंटीजन कौन सी मिलेंगी सरफेस पर? तो यहाँ पर एंटीजन मिलेगी आपको ए बी एंटीजन, ठीक है, ए बी एंटीजन मिलेगी। लेकिन एंटीबॉडी कोई नहीं मिलती यहाँ पर। और आप यकीन मानिए बच्चों, कई बार आपसे सीधा सीधा यहाँ पर यही सवाल पूछ लिया जाता है कि ये बताइएगा कि यहाँ पर आपको कौन सी एंटीबॉडी मिलती है ए बी ब्लड ग्रुप में। तो ध्यान रखेंगे कि ए बी ब्लड ग्रुप में आपको कोई भी एंटीबॉडी नहीं मिलती, डायरेक्टली पूछे जाने वाला क्वेश्चन। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है कि अच्छा कि हाँ, अगर बात करते हैं डोनर ग्रुप कि जो आपका ए बी ब्लड ग्रुप है, ये किस किस से ब्लड ले सकता है? तो ये आपका ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ओ से भी ले सकता है और ए बी से भी ले सकता है। मतलब मैं कह सकता हूँ ये सभी से ब्लड ग्रुप ले रहा है ना। तो अब आप एक बात सोच के बताइएगा, अगर ये सभी से ब्लड ग्रुप ले रहा है कौन? ए बी, तो क्या ए बी जो है ये क्या आपका यूनिवर्सल रेसिपिएंट हो जाएगा? बताइए, अगर ए बी सभी से ही ब्लड ले रहा है, तो क्या ए बी को मैं कह सकता हूँ यूनिवर्सल रेसिपिएंट? यूनिवर्सल रेसिपिएंट का मतलब है कि ये सभी से क्या कर सकता है? ब्लड ले सकता है, ठीक है, ब्लड ले सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे ओ की, तो ओ देखिए, ओ में अगर हम बात करते हैं एंटीजन की, तो ओ में कोई एंटीजन नहीं मिलता। यहां से सवाल पूछ लिया जाता है कई बार आपसे कि ओ में ये बताइए कौन सा एंटीजन प्रेजेंट होता है आरबीसी की सरफेस पर, तो आप लोग कह दो कोई नहीं होता। इसके अलावा एंटीबॉडी कौन सी हो जाएगी? ए और बी। और और जो ओ ब्लड ग्रुप वाला पेशेंट है, उसे कौन ब्लड डोनेट कर सकता है? केवल ओ। तो अभी तक आपने एक चीज नोटिस करी होगी, जो आपका ब्लड ग्रुप ओ था, ठीक है, ये क्या कर रहा था? ये डोनेट सबको कर रहा था, है ना। महादानी है, ये सबको डोनेट करेगा। तो मैं कह सकता हूँ ये क्या है? यूनिवर्सल डोनर है ना, यूनिवर्सल डोनर है, यूनिवर्सल दानी है भाई। ये अपना देखिए, जिसका ब्लड ग्रुप ओ है, वो ए वाले को भी ब्लड दे सकता है, बी वाले को भी दे सकता है, ए बी वाले को भी दे सकता है और आपका ओ वाले को भी दे सकता है। लेकिन ब्लड ग्रुप ए बी जो है वो सभी, उससे अगर आप देखोगे तो जो उसका ब्लड ग्रुप ए बी है, वो सभी से खून ले सकता है। ए से भी ले सकता है, ए बी से भी ले सकता है, बी से आपका बी से भी ले सकता है और ओ से भी ले सकता है। और वहीं जो इसका ब्लड ग्रुप बी है, तो बी वाला किस किस से ब्लड ले सकता है? बी वाले से ले सकता है और ओ वाले से ले सकता है, ठीक है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसमें इस तरीके से बता रखी है कि ब्लड ग्रुप अगर आपका ए है, तो तो क्या है मतलब, ये आपके यहाँ पे डोनर ग्रुप क्या क्या रह सकते हैं? ए और ओ रह सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गई होंगी ये टर्म्स। इसके अलावा एनसीईआरटी ने एक टर्म और आपको बता रखी है, बता के रखी है, छिपा रखी है एक टर्म लाइंस में, और वो टर्म है क्लम्पिंग। तो ध्यान रखेंगे, क्लम्पिंग का मतलब होता है आपका डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी इज नोन एज क्लम्पिंग। तो ये टर्म को भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्लम्पिंग पूछ लेता है तो क्लम्पिंग का मतलब क्या हो गया? आरबीसी का डिस्ट्रक्शन। इसके अलावा एक बड़ा फेमस क्वेश्चन है, एक एनसीईआरटी की बड़ी ही फेमस लाइन है, बार बार सवाल उससे पूछ लेते हैं। तो क्वेश्चन तो नहीं, लाइन कुछ इस तरीके से है कि विच आयन प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन क्लोटिंग। तो ध्यान रखेंगे हमेशा कि जो कैल्शियम है वो क्या करता है बच्चे? एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन क्लोटिंग। खैर ये चीज वैसे मैं आपको आगे ही बताया था, लेकिन अभी मेरे को ध्यान आ गई तो मैंने आपको अभी बता दिया। आगे मैं बताऊंगा जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ब्लड क्लोटिंग के बारे में। सो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में आपको ये सारे फैक्ट्स याद रखने हैं, ठीक है। ये सारे फैक्ट्स आप लोग क्या करेंगे? एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में ध्यान में रख के चलेंगे। चलिए इसके बाद हम देखते हैं आरएच ग्रुपिंग के बारे में। आरएच ग्रुपिंग जो कि थोड़ा सा बच्चों को टफ भी लगता है, अब उसको हम समझते हैं। सो अगली हेडिंग क्या रहेगी आपकी? आरएच ग्रुपिंग। सो आरएच ग्रुपिंग की अगर हम बात करेंगे, सो इस टेबल से पहले है हम लोग थोड़ा सा एक ब्लैंक स्लाइड पर समझ लेते हैं, चलिए। सो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, ये आरएच ब्लड ग्रुप जो है, ठीक है, ये आरएच जो है
ये सबसे पहले आपको किस में देखने के लिए मिला, ये आरएच क्या है, एंटीजन है, क्या है बच्चों, ये एंटीजन है। तो सबसे पहले अगर आप क्या देखेंगे, तो आपको रेसिस मंकी में क्या देखने के लिए मिला था, आरएच एंटीजन देखने के लिए मिला था। ठीक है, रेसिस मंकी में आपको क्या देखने के लिए मिला था, आरएच एंटीजन आपको मिला था। 80% ऑफ अगर हम ह्यूमंस में बात करते हैं, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, आरएच एंटीजन मिलता है। ठीक है, अब आरएच एंटीजन अगर, ठीक है बच्चों, अगर आरबीसी पे अगर आरएच एंटीजन प्रेजेंट है, ठीक है, अगर प्रेजेंट है तो हम क्या कहेंगे कि जो पेशेंट है वो कैसा है, आरएच पॉजिटिव, या जो पर्सन है वो क्या है, आरएच पॉजिटिव। अगर ये एब्सेंट है आपका तो हम कह देंगे कि जो है, जो भी है ब्लड ग्रुप, ठीक है, वो क्या है आपका, आरएच निगेटिव ब्लड ग्रुप है। ठीक है, क्या है, आरएच निगेटिव ब्लड ग्रुप है, स्मॉल एच है। ठीक है, आरएच क्या हो गया, निगेटिव हो गया, आरएच पॉजिटिव हो गया। इस तरीके से हम देखते हैं। देखिए इसमें आपको एक केस पढ़ना होता है। ठीक है, इसमें आपको क्या पढ़ना है, मेनली आपको एक केस पढ़ना है। तो चलिए उस वाले केस की तरफ को हम लोग मूव करते हैं। सो केस रहेगा आपका इरिथ्रोब्लास्ट, हाँ, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटैलिस। तो ये जो केस है, इसी केस स्टडी से ही क्या होता है, आपसे कई बार सवाल पूछ लिया जाता है। सो ये वाली केस स्टडी को आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा, इसके सारे फैक्ट्स आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए मैं यहाँ पर ये स्लाइड को क्लियर कर देता हूँ, फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं केस स्टडी को। अब देखिए बहुत से बच्चों को कॉम्प्लिकेटेड लगता है, तो इसलिए मैंने ये क्या करा है, इसका इसका मैंने टेबल फॉर्म में आपको दे दिया है। सो देखिए हम बात करते हैं कि ऐसा केस है जिसमें क्या है कि एक प्रेग्नेंट लेडी है, ठीक है, या फिर एक प्रेग्नेंट मदर है, जिनका जिनका आरएच क्या है भाई, निगेटिव है। ठीक है, और यहाँ पे जो फीटस है उसका आरएच क्या है बच्चों, जो फीटस है वो कैसा है, आरएच पॉजिटिव। ठीक है, सो यहाँ पर एक कंडीशन बननी है, प्रेग्नेंट लेडी है जिन, या फिर मैं कह सकता हूँ एक मदर है, जिनका, एक प्रेग्नेंट मदर है जिनका आरएच क्या है, निगेटिव है, और जो प्लेसेंटा है यहाँ पर उसका क्या है, आरएच पॉजिटिव है। इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, एज लॉन्ग एज बेबी इज नॉट डिलीवर देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ ब्लड एंड नथिंग विल बी हैपनिंग। ठीक है, सो जब तक यहाँ पे डिलीवरी नहीं हो रही बेबी की, तब तक क्या हो रहा है बच्चे, यहाँ पर ब्लड का मिक्सिंग होने के चांसेस नहीं है, जिसके कारण आप क्या देखोगे कि जिसकी वजह से कुछ नहीं हो रहा। लेकिन जिस समय क्या हो रहा होगा बच्चे, जिस समय डिलीवरी के दौरान क्या होगा कि जो है कुछ सेल जो है ना, कुछ सेल्स क्या होंगे, जो बेबी के जो कुछ सेल्स हैं, ठीक है, जो बेबी के कौन से सेल्स, ब्लड सेल, तो बेबी के ब्लड सेल्स क्या हो जाएंगे, वे एंटर कर जाएंगे मदर की ब्लड स्ट्रीम में। ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सो मैंने कहा कि प्रेगनेंसी के दौरान क्या हो रहा है कि जो बेबी था उसके कुछ ब्लड सेल वे क्या कर रहे हैं, वे मदर की ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जा रहे हैं। और हम जानते थे कि जो मदर है यहाँ पर वे कैसी है, आरएच निगेटिव है, और बेबी जो है वो क्या है, आरएच पॉजिटिव है। सो अगर ऐसी कंडीशन होती है तो उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद आप क्या देखेंगे कि जो मदर का ब्लड है, ठीक है, जो मदर का ब्लड है उसमें क्या बनना चालू हो जाएगा, ये तो यहाँ पर आपकी एंटीबॉडी बननी चालू हो जाएंगी। और ये जो एंटीबॉडी है किसके अगेंस्ट है, एंटीबॉडी अगेंस्ट आरएच एंटीजन। सो यहाँ पे क्या होगा बच्चे आपका, यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर एंटीबॉडी बननी चालू हो जाएंगी अगेंस्ट आरएच पॉजिटिव एंटीजन। ठीक है भाई, आरएच पॉजिटिव एंटीजन के अगेंस्ट क्या होगा, यहाँ पर एंटीबॉडी बननी चालू हो जाएंगी। उसमें अगला फिर देखिए इसके बाद क्या होगा, द एंटीबॉडी अगेंस्ट द आरएच एंटीजन में रिमेन इन द मदर ब्लड। ठीक है, तो अभी ऐसी एंटीबॉडीज क्या होंगी, मदर ब्लड के अंदर रह जाएंगे। ठीक है, और ये एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट है, अगेंस्ट आरएच पॉजिटिव एंटीजन के। सो क्या होगा देखिए, अगली बार क्या होगा, सो ड्यूरिंग नेक्स्ट प्रेगनेंसी द मदर एंटीबॉडी स्टार्ट अटैकिंग द फीटल आरबीसी। ठीक है, पहली प्रेगनेंसी तो नॉर्मली हो गई, ठीक है, पहली प्रेगनेंसी नॉर्मल हो गई। जिस समय डिलीवरी हो रही थी तो उस समय क्या हुआ था कि जो है कुछ ब्लड जो है आपका मिक्स हो गया था, ठीक है, मदर का और बेबी का। सो हम जानते थे मदर का जो था आरएच निगेटिव था, बेबी का पॉजिटिव था, तो ये क्या हो गया, मिक्स हो गया। तो मदर की बॉडी में क्या हुआ था, अब आरएच पॉजिटिव के लिए अगेंस्ट में क्या बननी थी, एंटीबॉडी बननी थी। सो अगर मान लो अगली बार को दोबारा प्रेगनेंसी होती है, ऐसा कुछ केस होता है, सेम केस होता है, तो उस केस में क्या होगा कि जो मदर की बॉडी थी वो क्या बना रही थी, एंटीबॉडीज बना रही थी, है ना। और ये एंटीबॉडीज जो बना रही थी वो किस पर अटैक करेगी, आरएच पॉजिटिव पर। तो जिससे क्या, ठीक है, और जिससे क्या होगा, बेबी अफेक्ट होगा। ठीक है, बेबी अफेक्ट होगा, तो फिर बेबी को क्या हो सकता है, एनीमिया हो सकता है या फिर जॉन्डिस हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। तो ऐसे केस में जनरली देखो करते क्या है, मान लीजिए कभी ऐसा केस देखा जाता है तो उस केस में क्या करते हैं, जैसे ही आपकी पहली प्रेगनेंसी होती है, मतलब पहली प्रेगनेंसी हुई, उसके बाद डिलीवरी करने के बाद क्या करा जाता है बच्चे, डॉक्टर क्या देते हैं, डॉक्टर आपका देते हैं एंटी आरएच एंटीबॉडी इंजेक्शन। तो ध्यान रखेंगे डॉक्टर क्या देते हैं, एंटी आरएच
एंटीबॉडी इंजेक्शन, एंटीबॉडी इंजेक्शन टू मदर, ठीक है, मदर को एंटीआरएच एंटीबॉडी का क्या दे देते हैं, इंजेक्शन दे देते हैं। क्यों दे देते हैं भाई, ताकि उनकी जो ब्लड स्ट्रीम में जो भी यहाँ पर जो है एंटीबॉडी बननी है अगेंस्ट आरएच पॉजिटिव एंटीजन वो ना बने। सो ये केस आपको ध्यान रखना है। और क्या क्या हो सकता है अगर मान लीजिए अगर ये एंटीबॉडी अगेंस्ट आरएच एंटीजन बन जाती है तो आपकी अनीमिया या फिर जॉन्डिस की क्या हो सकती है यहाँ पर कंडीशन क्रिएट हो सकती है आगे चल के, किसमें, ड्यूरिंग सेकंड प्रेगनेंसी। और ये किसे अफेक्ट करेगी, और ये फीटस को अफेक्ट करेगी। तो ये कंडीशन आप लोग क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। ओके, चलिए अगला टॉपिक देखिए। अच्छा, अगला टॉपिक देखने से पहले आप ये बताना कि यहाँ पर आपको कुछ जीआईएफ दिख रहे हैं ना, तो ये क्या है, ये किस चीज का टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो क्या लग रहा है देखकर, गैस करेंगे आप लोग। सो बच्चों, ये जो कंडीशन आपको दिखाई जा रही है, ये किसकी दिखाई जा रही है, ये दिखाई जा रही है ब्लड क्लोटिंग की कंडीशन, ठीक है। ये किसकी कंडीशन दिखा रहे हैं यहाँ पर, ब्लड। ओके, सो देखिए यहाँ पर अगर आप केस को समझेंगे तो एक्चुअल में ब्लड क्लोटिंग में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले देखिए, अगर यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ तो ये कौन सा प्रोसेस है, ये है आपका ब्लड क्लोटिंग। आई थिंक ये आपको कलर थोड़ा सा विजिबिलिटी इसकी कितनी क्लियर नहीं होगी, तो मैं कलर चेंज करके यहाँ पे येलो कर देता हूँ। चलिए, ब्लड क्लोटिंग होगी या फिर आपका क्या होगा, ब्लड कोगुलेशन, ठीक है, ब्लड कोगुलेशन। सो अगर एग्जामिनर आपको मान लीजिए क्वेश्चन देता है ब्लड कोगुलेशन, तो समझ जाइएगा ब्लड क्लोटिंग की बात कर रहा है। अगर आपको लिख देता है कैस्केड प्रोसेस, कौन सी प्रोसेस भाई, कैस्केड प्रोसेस, तो कैस्केड प्रोसेस भी जो होती है वो क्या होती है, ब्लड क्लोटिंग ही होती है, ठीक है। और ये बात भी आपकी एनसीईआरटी में लिखी है, अगर आपने कभी तवज्जो दिया हो, कभी आपने ध्यान से पढ़ा हो, तो आप क्या नोटिस करेंगे भाई, कैस्केड प्रोसेस भी क्या है, आपकी ब्लड क्लोटिंग प्रोसेस को ही कहा जा रहा है। तो इसमें होता क्या है, सो कल मैंने आपको पढ़ाया था कि भाई ब्लड में क्या क्या है, प्लाज्मा है ना, प्लाज्मा है, ये चीज मैंने कल आपको पढ़ाई थी। सो प्लाज्मा में क्या मिल रहा था बच्चों, प्लाज्मा में वाटर था, प्रोटीन था, है ना, 6 to 8% प्रोटीन था। और यहाँ पे मैंने प्रोटीन में आपको काफी सारे प्रोटीन पढ़ाए थे, लेकिन यहाँ पे किस किस का रोल रहेगा, कौन कौन से प्रोटीन का रोल रहेगा, तो यहाँ पे दो प्रोटीन का मेनली रोल रहेगा। एक तो क्या है आपका, आपका थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, और एक क्या रहेगा बच्चे, फिब्रिनोजन, ठीक है। इन दोनों का क्या रहने वाला है, रोल रहने वाला है। सो चलिए मैं एक नई स्लाइड लेता हूँ ताकि यहाँ पे थोड़ा सा और अच्छे से डिटेलिंग करें। सो हो क्या रहा है यहाँ पर आपका, तो मान लीजिए आप कि यहाँ पर आप लोग क्या कर रहे हैं, आपको ही मान लेते हैं, ठीक है, आप लोग खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, चलो। फुटबॉल खेलते खेलते आपका पैर फिसल गया और आपको चोट लगी, है ना, सड़क पे खेल रहे हो, सड़क पे खेल रहे हो और तुम्हारा क्या हुआ, क्या हुआ, पैर स्लिप हो गया और तुम्हारी क्या हो गई, हल्का सा टिश्यू क्या हो गया, इंजर्ड हो गया। अब जब बेटा टिश्यू इंजर्ड हुआ, तो टिश्यू जब इंजर्ड होगा तो आप क्या देखोगे, क्या रिलीज होगा उससे, वहां से आपका क्या निकलेगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, है ना, चोट लगी तो क्या हुआ, थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज हुआ। और जब आप जब गिरे, आपके चोट लगी, साथ साथ क्या हुआ, टिश्यू तो इंजर्ड हुआ, साथ साथ क्या हुई, प्लेटलेट्स भी इंजर्ड हुई, क्या हुई, प्लेटलेट्स भी इंजर्ड हुई। और प्लेटलेट्स भी से भी क्या निकलेगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन। और ये देखो, आप कहोगे सर दोनों ही थ्रोम्बोप्लास्टिन है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है, तो जो इंजर्ड टिश्यू से रिलीज हुई है उनका जो नेचर होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन का, वो होता है लिपोप्रोटीन। और जो प्लेटलेट से होती है वे होती हैं फोस्फोलिपिड की, ठीक है, इनकी केमिकल नेचर अलग है। फिर आगे चल के क्या होगा, ये दोनों थ्रोम्बोप्लास्टिन आपस में बाइंड हो जाएंगी बाय द हेल्प ऑफ कैल्शियम, और एक एंजाइम बना लेंगी जिसको क्या कहते हैं हम लोग, जिस एंजाइम को हम लोग कहते हैं थ्रोम्बोकाइनेस, थ्रोम्बोकाइनेस, ठीक है, पहले बेसिक बता के चल रहा हूँ आपको। चलिए, तो यहाँ पे क्या है आपका, एक एंजाइम बन गई जिसका नाम क्या था, थ्रोम्बोकाइनेस। और अगर मैं बात करता हूँ तो एक आपका प्रोटीन था, आपका प्रोथ्रोम्बिन, याद आ रहा है कहाँ पर था प्रोथ्रोम्बिन, ब्लड में पढ़ा था आपने, प्लाज्मा, प्लाज्मा में प्रोटीन पढ़े थे, प्रोटीन में पढ़ा था प्रोथ्रोम्बिन। और प्रोथ्रोम्बिन किस फॉर्म में रहता है भाई, ये इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, किस फॉर्म में रहता है, इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। सो क्या होगा, जैसे ही आपका थ्रोम्बोकाइनेस, जो ऊपर ये एंजाइम बना, ये थ्रोम्बोकाइनेस एंजाइम यहाँ पर आके क्या करेगा, यहाँ पर आके क्या करेगा, एक्ट करेगा। और ये प्रोथ्रोम्बिन किस में चेंज हो जाएगा, थ्रोम्बिन में, किसमें चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा थ्रोम्बिन में। और थ्रोम्बिन जो है देखिए, अगर बात करते हैं थ्रोम्बिन की, सो थ्रोम्बिन क्या है आपका,
ये आपका प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो गया, मतलब एक्टिव फॉर्म में हो गया। ठीक है। फिर आगे चल के क्या होगा आपका, आपके ही ब्लड प्लाज्मा में एक चीज और थी जो कि क्या थी, फिब्रिनोजिन। क्या थी, फिब्रिनोजिन। और फिब्रिनोजिन की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, तो फिब्रिनोजिन जो है आपका क्लोटिंग फैक्टर फर्स्ट भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ध्यान रखेंगे, इसको क्लोटिंग फैक्टर फर्स्ट भी बोलते हैं। और ये भी कैसी फॉर्म में था आपका, अभी तक इनएक्टिव फॉर्म में था। कैसी फॉर्म में था, इनएक्टिव फॉर्म में था। ठीक है। और जैसे ही इस पर आगे क्या लगेगा, यहाँ पर थ्रोम्बिन आके लगेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या होगा आपका, थ्रोम्बिन आके यहाँ पर लग जाएगा, तो ये कैसा हो जाएगा, ये भी आपका एक्टिव हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे थ्रोम्बिन आके लगेगा और साथ साथ क्या होगा, यहाँ पर आपका कैल्शियम भी क्या होगा, बाइंड होगा। और कैल्शियम कौन सा क्लोटिंग फैक्टर होता है, तो ये होता है क्लोटिंग फैक्टर 4। ये सारे फैक्ट ध्यान रखिएगा। ठीक है, कैल्शियम कौन सा हो गया भाई, क्लोटिंग फैक्टर 4 हो गया कैल्शियम। सो जैसे यहाँ पर थ्रोम्बिन आके लगा, तो ये फिब्रिनोजिन किस में कन्वर्ट हो गया भाई, फिब्रिन में कन्वर्ट हो गया। और फिब्रिन जो होता है ये कैसा होता है, ये होता है आपका इंसोल्यूबल। ठीक है, ये ब्लड में क्या होता है, इंसोल्यूबल। आगे चल के क्या होगा, आप देखोगे फिब्रिन में क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसमें होगा डीपोलिमराइजेशन। फिर इसके बाद हो जाएगा रीपोलिमराइजेशन। क्या हो जाएगा, इसके बाद हो जाएगा रीपोलिमराइजेशन। फिर इसके बाद आप क्या देखोगे, डीपोलिमराइजेशन प्रोसेस हुई, रीपोलिमराइजेशन प्रोसेस हुई, फिर इसके बाद आप क्या देखोगे कि यहाँ पर जो फिब्रिन का एक नेटवर्क बन गया है। ठीक है, फिब्रिन का कुछ इस तरीके का क्या हो गया, एक नेटवर्क बन गया। सो ये क्या बन गया, फिब्रिन का नेटवर्क। अब देखिए फिब्रिन का अगर नेटवर्क बन गया है, तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि जब ब्लड फ्लो करेगा, तो यहाँ पर क्या होंगे, फॉर्म एलिमेंट क्या हो जाएंगे, यहाँ पर इस फिब्रिन के नेटवर्क में क्या हो जाएंगे, ट्रैप हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएंगे, यहाँ पर आप क्या देखोगे, फॉर्म एलिमेंट वगैरह क्या हो जाएंगे, यहाँ पर ट्रैप हो जाएंगे। फॉर्म एलिमेंट क्या हो जाएंगे, यहाँ पर ट्रैप। और जब फॉर्म एलिमेंट आपके ट्रैप हो जाएंगे, तो कौन सी प्रोसेस हो जाएगी बच्चे, ब्लड की। तो आपका ब्लड क्या हो जाएगा, आपका कोगुलेट, या फिर आपका ब्लड क्या हो जाएगा, क्लॉट हो जाएगा। ठीक है, ब्लड क्लॉट हो जाएगा। तो इस तरीके से बड़ी ही सिंपल सी प्रोसेस होती है। ठीक है, समझ में नहीं आई, तो एक बार आप लोग क्या करेंगे, वीडियो को दोबारा बैक करेंगे, फिर से देखेंगे। तो मैं एक बार आपको फिर से एक, यहाँ पर एक आपको वीडियो दिखा देता हूँ, वेट। चलिए, यहाँ पर अभी आपके सामने एक वीडियो आएगा, उसको देख लेना। तो यहाँ पे देखो, पीछे आप लोग देख रहे हैं ना इसके, सो आप लोग पीछे देख रहे हैं, तो क्या हो रहा है बच्चे, कि यहाँ पर आपका एक फिब्रिन का नेटवर्क बना हुआ है, फिब्रिन के नेटवर्क के ऊपर ही आ गया। ठीक है, आप देख सकते हैं आरबीसी, प्लेटलेट, डब्ल्यूबीसी सब आके क्या हो रहे हैं, वहां पर ट्रैप हो रहे हैं। और कौन सी प्रोसेस हो जा रही है, ब्लड क्लोटिंग की प्रोसेस हो रही है। ठीक है, ये इमेज काफी शानदार इमेज है। ठीक है, यहाँ से आपको कंसेप्ट क्लैरिटी मिल जाएगी। तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब भी आपका ब्लड क्लोटिंग प्रोसेस होगा, तो उस समय क्या होगा बच्चों, फिब्रिन का नेटवर्क बनेगा। और फिब्रिन के नेटवर्क में जैसे अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से क्या होगा, यहाँ पर आके फॉर्म एलिमेंट ट्रैप हो जाएंगे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्लड क्लॉट हो जाएगा। और एक क्वेश्चन, बड़ा फेमस क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि बताइए कौन सा आयन रोल प्ले करता है, ये बात मैंने अभी पीछे बताई थी, कौन सा आयन रोल प्ले करता है ब्लड क्लॉटिंग में या फिर ब्लड कोगुलेशन में। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, डेट कैल्शियम आयन प्ले अ क्रूशियल रोल, अ इंपॉर्टेंट रोल इन क्लोटिंग। ठीक है, क्लोटिंग में सब काफी इंपॉर्टेंट रोल, या फिर काफी वाइटल, या फिर काफी क्रूशियल रोल कौन प्ले करता है, कैल्शियम आयन प्ले करता है। और ये क्वेश्चन आपसे कई बार डायरेक्टली पूछा जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन क्या है आपका, रिपीटर क्वेश्चन की आप कैटेगरी में रख सकते हैं। तो चलिए, इसके बाद हम लोग देखते हैं लिम्फ के बारे में। सो इस आप इमेज को जरा बड़े ध्यान से नोटिस करना, कुछ दिखाई दे रहा है इसमें। सो आप देख रहे हैं कि आपको कैपिलरी दिखाई दे रही होगी। ठीक है, आपको क्या दिखाई दे रही होगी बच्चों, आपको कैपिलरी यहाँ पर दिखाई दे रही होगी, आपको नीचे यहाँ पर एक लिम्फ वेसल दिखाई दे रही होगी, है ना। और बीच बीच में आपको सेल्स दिखाई दे रहे होंगे। सेल्स के अलावा आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर आपको कुछ मोलिक्यूल्स दिख रहे होंगे, है ना। आपको कुछ चीज ऐसी दिख रही होंगी जो कि क्या हो रही है, आपकी कैपिलरी में जा रही हैं, या फिर कैपिलरी से बाहर आ रही है ना। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे पढ़नी है, किसमें, लिम्फ में। ठीक है, लिम्फ में आपको ये सारी चीजें जाननी होती हैं। तो चलिए बात करेंगे लिम्फ की। तो लिम्फ को मैं कहानी की तरह पढ़ाता हूँ, ठीक है, ताकि आपको चीजें समझ में जाए। बहुत से बच्चों को एनसीईआरटी की यहाँ पर लिम्फ की लैंग्वेज समझ में नहीं आती। तो चलो एकदम बिल्कुल कहानी की तरह समझते हैं। तो देखो बेटा, अगर हम बात करते हैं, शरीर में जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो जबरदस्त प्रेशर से फ्लो हो रहा है ना।
क्लोज सर्कुल अगर बात करते हैं ह्यूमंस की, तो ह्यूमंस में क्या है, सर्कुलेशन मिलता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है। तो यहाँ पे भी जो ब्लड फ्लो होता है कैसा होता है आपका, एक जबरदस्त प्रेशर से क्या हो रहा है, आपका ब्लड फ्लो हो रहा है। सो जब आपका ब्लड आगे जा रहा है तब कुछ मात्रा में क्या होता है बच्चों, जब आपका ब्लड आगे जा रहा होगा, सो यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पर आपका जब ब्लड आगे जा रहा है, ठीक है, तो क्या हो रहा होगा, कुछ मात्रा में आप क्या देखोगे, कुछ मात्रा में जो फ्लूइड्स हैं वे क्या होंगे बेटा, कैपिलरी पोर के थ्रू बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखिए ब्लड फ्लो हो रहा था, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा था, ब्लड फ्लो हो रहा था। और जब ब्लड फ्लो हो रहा था तो फिर यहाँ आप क्या देखेंगे, तो कुछ मात्रा में क्या हो रहे हैं, कुछ फ्लूइड्स वगैरह, ठीक है, वे क्या हो रहे हैं, कैपिलरी पोर के थ्रू क्या हो रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, ठीक है, कैपिलरी पोर के थ्रू क्या हो रहे हैं, ये बाहर आ रहे हैं। जैसे ये वाले आप देख सकते हैं, ये क्या हो रहे हैं, कैपिलरी पोर के थ्रू क्या हो रहे हैं, बाहर आ रहे हैं। और जो ये आपके बाहर निकल रहे हैं ना, जो फ्लूइड्स वगैरह, ये सब आपके जो निकल रहे हैं कहाँ पे जा रहे हैं, ये सब क्या कहलाएंगे, लिम्फ कहलाएंगे, ठीक है। ठीक है, ये सब क्या कहलाएंगे, ये फ्लूइड्स क्या कहलाएंगे, आपके लिम्फ कहलाएंगे। सो अगर मैं लिम्फ की एक छोटा सा तरीके में आपको बताना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ लिम्फ है क्या। सो लिम्फ क्या हो जाएगा बच्चों, प्लाज्मा माइनस सम प्रोटीन, ठीक है, कुछ प्रोटीन्स को हटा दें, ठीक है, किसमें से, प्लाज्मा से। सो वे क्या है, आपके लिम्फ है। सो ओवरऑल लिम्फ क्या है बच्चों, लिम्फ आप कह सकते हैं एक तरह का क्या है, लिम्फ को टिश्यू फ्लूइड भी कह देते हैं, क्या कहते हैं, टिश्यू फ्लूइड्स भी कह देते हैं, ठीक है, टिश्यू फ्लूइड जो कि आपके सेल्स के बीच में मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ से ब्लड, यहाँ पे आपकी कैपिलरीज वगैरह जा रही है, ठीक है, बीच बीच में क्या है, आपके सेल्स हैं, ठीक है, क्या है, आपके सेल्स वगैरह हैं, ठीक है, उन सेल्स के आसपास जो भी आपको फ्लूइड मिलेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं टिश्यू फ्लूइड, या फिर उसको हम लोग क्या कह देते हैं, लिम्फ कह देते हैं। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके अलावा देखिए अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे लिम्फेटिक सिस्टम वगैरह भी आपको पढ़ाना होता है, लेकिन वो सब मैं आपको कहाँ पढ़ा दूंगा, लिम्फेटिक सिस्टम वगैरह सारा डिटेल में मैं पढ़ाऊंगा आपको, उसमें पढ़ा दूंगा आपको ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में। और इसमें आप लोग क्या करेंगे, एक बार आप लोग एनसीईआरटी को रीड कर लेंगे, और एनसीईआरटी में कुछ लाइंस आपको लास्ट में दे रखी हैं, ठीक है। तो और लास्ट में जो लाइंस दे रखी हैं, जैसे आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस वगैरह के बारे में आपको बता रखा है, तो वो सब आप एनसीईआरटी से रीड कर लीजिएगा। इन केस वो समझ में नहीं आता तो उसके बारे में फिर मैं एक आपके डिटेल वीडियो बना दूंगा। फिर इसके बाद हमें पढ़ना है यहाँ पर क्या, टाइप ऑफ सर्कुलेशन। तो चलिए देखते हैं, अगली हेडिंग रहेगी आपकी टाइप ऑफ सर्कुलेशन। सो टाइप ऑफ सर्कुलेशन या फिर आपके टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर हम बात करेंगे बच्चों, सो दो तरह के आपके सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं, ठीक है। पहला जो होता है वो होता है आपका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, और जो दूसरा होता है वो होता है आपका क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। सो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर हम बात करेंगे तो इसमें आप क्या देखोगे बच्चों, पहली चीज आपको इसमें ध्यान रखनी है कि जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, यहाँ पर सेल क्या होते हैं, यहाँ पर सेल आपके डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं ब्लड के, ठीक है, सेल आर डायरेक्ट कांटेक्ट विद ब्लड। इसके अलावा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में आप क्या देखोगे कि यहाँ पे जो ब्लड फ्लो होता है ना, ठीक है, हमें ह्यूमंस में कौन सा मिलता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। और जो क्लोज, हाँ, अगर आप अपने से कंपेयर करके देख लीजिए, आप सोचिए अगर क्लोज में ब्लड फ्लो कैसा होता है, हाई प्रेशर के साथ होता है, तो ओपन में कैसा होगा, लो प्रेशर के साथ क्या होगा, ब्लड फ्लो होगा, ठीक है। और अगर आप देखेंगे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में, ठीक है, जो हम ह्यूमंस में प्रेजेंट होता है, तो इसमें आप क्या देखोगे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में, कि यहाँ पे जो है आपका जो ब्लड होता है वो डायरेक्टली सेल से कांटेक्ट में नहीं होता है ना। ब्लड फ्लो हो रहा है किसमें, आपका वेसल्स वगैरह में फ्लो हो रहा है ना, आपका ब्लड वेसल्स में फ्लो होगा, आर्टरी में फ्लो होगा, है ना, इस तरीके से आपका क्या होगा, आपका ब्लड फ्लो होता है, मतलब डायरेक्ट सेल कांटेक्ट में नहीं होता। तो चलिए पहला पॉइंट तो ये लिखिएगा, सेल्स आर नॉट डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद ब्लड, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद ब्लड। इसके अलावा यहाँ पे जो ब्लड फ्लो होगा वो कैसे होगा, आपका हाई प्रेशर से फ्लो होगा, किससे होगा, हाई प्रेशर से फ्लो होगा। इसके साथ साथ एग्जांपल ध्यान रखिएगा, ओपन के क्या क्या एग्जांपल बन जाएंगे आपके, आर्थ्रोपोडा। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है ओपन सर्कुलेशन से, एक बार पूछ लिया गया है इस तरीके से, तो इसमें एक मैं आपको ट्रिक भी दे दूंगा, ठीक है, एक ट्रिक भी दे दूंगा। सो ट्रिक, चलो यहाँ पे ट्रिक ही शेयर करता हूँ आपके साथ। तो ट्रिक क्या रहेगी आपकी, हेमा, हेमा, एस से हेमिकोडेटा, हेमिकोडेटा, ई से हो जाएगी बच्चों इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा, एम सा हो जाएगा मोलस्क,
ठीक है, एम से क्या हो जाएगा मोलस्क, और ए से क्या हो जाएगा आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा। और क्लोज में क्या क्या एग्जांपल बन जाएंगे, क्लोज में आपके बन जाएंगे यहाँ पर आपके वर्टिब्रेट्स, इसके अलावा बन जाएंगे आपके एनिलिडा। ठीक है, इसके अलावा क्या बन जाएंगे आपके एनिलिडा बन जाएंगे। तो ये आपके यहाँ पर क्या बन जाएंगे, यहाँ पर ये आपके एग्जाम्पल बन जाएंगे। तो इन एग्जाम्पल्स को याद रखें और ये एनिलिडा को हाईलाइट करके रखेंगे आप। ठीक है, एनिलिडा वैसे किसमें आता है, नॉन कोडेट्स में आता है, लेकिन सर्कुलेशन कैसा दिखा रहा है, क्लोज सर्कुलेशन दिखा रहा है। तो चलिए इसके बाद में थोड़ा सा आपको यहाँ पर और बताता हूँ इसके बारे में। ठीक है, चार्ट फॉर्म में कि अगर ओपन सर्कुलेशन है तो यहाँ पर कैसे कैसे चलता है, आपका ब्लड फ्लो वगैरह कैसे कैसे होगा, तो ये सारी चीजें अभी आपको यहाँ पर एक चार्ट फॉर्म में बता देंगे। तो मैं स्लाइड को क्लियर थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ। और आप लोगों की पढ़ाई वगैरह कैसी चल रही है कमेंट सेक्शन में बता देना, और कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन का यूज करो। ठीक है, कोई डाउट है कमेंट सेक्शन का यूज करा करो। और जब भी आप क्लास में बैठते हैं ना, तो एक नोटबुक और पेन हमेशा साथ में लेके बैठे, अगर आपके नोट्स बन रखे हैं तब भी, ना केस अगर नोट्स नहीं बने तब भी। चलो अब एक एक करके बात करेंगे ओपन सर्कुलेशन में। तो देखो ओपन सर्कुलेशन में बेटा हो क्या रहा है, सबसे पहले यहाँ पे ऐसे चार्ट के फॉर्म में समझो, ब्लड है, ब्लड कहाँ पहुंचा, हार्ट में पहुंचा है ना, और हार्ट का फंक्शन क्या होता है, ब्लड को पंप करना। तो इसने क्या करा, हार्ट ने ब्लड को पंप करा। अब ये ब्लड कहाँ पहुंचेगा, अब ये पहुंचेगा आपका लार्ज लिम्फ वेसल पर, कहाँ पहुंचेगा, लार्ज लिम्फ वेसल पर पहुंचेगा। अभी लार्ज लिम्फ वेसल पर पहुंचने के बाद ये आपका ओपन होगा साइनस में। ठीक है, अब कहाँ ओपन हो जाएगा, साइनस। साइनस का मतलब क्या होता है बेटा, साइनस का मतलब होता है बॉडी कैविटी। क्या हो जाता है, बॉडी कैविटी हो जाता है। और क्लोज का देखो सर, क्लोज का फंडा क्या है, क्लोज में क्या होगा, ब्लड, ब्लड है आपका, ब्लड कहाँ पहुंचेगा, हार्ट में। हार्ट का फंक्शन आप जानते हैं, हार्ट का फंक्शन क्या होता है, ब्लड को पंप करना। और ये आप क्या करेगा, ब्लड को पंप करेगा, और अब जो ब्लड सर्कुलेट होगा वो किसमें होगा, ब्लड वेसल में सर्कुलेट होगा, ब्लड वेसल में सर्कुलेट होगा, है ना। तो और ये बात आप ध्यान रखना है कि आपको क्लोज नेटवर्क में क्या होगा, यहाँ पे ब्लड सर्कुलेट होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्लोज में क्या होगा, सेल्स, कोई भी आपका जो सेल है यहाँ पे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं होगा ब्लड के साथ। सो ये वाले फ्लो चार्ट्स आपको ध्यान रखने हैं, ये आपके कंसेप्ट बिल्डिंग कर देंगे। ओके, फिर हम इसके बाद पढ़ेंगे सिंगल सर्कुलेशन और आपका इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन और डबल सर्कुलेशन। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बच्चों समझते हैं आपका सिंगल सर्कुलेशन के बारे में, सिंगल सर्कुलेशन के बारे में। हैंड राइटिंग तो आप लोगों को मेरी समझ आ जाती होगी, है ना, क्योंकि इतना तो गंदा मैं लिखता नहीं हूँ, काफी ठीक लिख लेता हूँ। चलिए, तो सिंगल सर्कुलेशन की बात करेंगे बच्चों। सिंगल सर्कुलेशन आपको किस में देखने के लिए मिलता है, आपको फिशेज में देखने के लिए मिलता है, आपको मछलियों में देखने के लिए मिलता है। सो इसमें होता क्या है बच्चे, मान लो ये क्या है, इनमें हार्ट है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, हार्ट है, ये फिश का हार्ट हो गया। ये कितने चैम्बर होता है आपको बताइए, यहाँ पे हार्ट कितने चैम्बर होता है, हार्ट होता है बच्चे यहाँ पर 2 चैम्बर। ठीक है, दो आपका 2 चैम्बर हार्ट होता है, एक इसमें ओरिकल होता आपका, एक एट्रिया होता है, एक क्या होता है, वेंट्रिकल होता है। अब यहाँ पर आप क्या देखोगे, और साथ साथ आपको जो फिशेज में क्या देखने के लिए मिलते हैं, गिल्स देखने के लिए मिलते हैं ना, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं गिल्स देखने के लिए मिलेंगे। सो गिल्स के थ्रू क्या करेंगी फिशेस, क्या करेंगी, ऑक्सीजन लेंगी, और ये ऑक्सीजन किस में मिक्स हो जाएगा बच्चे, ब्लड में मिक्स हो जाएगा। चलिए, और ये फिर कहाँ पहुंचेगा, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पहुंचेगा, ऑर्गन में पहुंचेगा, कहाँ पहुंचेगा, फिशेस के ऑर्गन में पहुंचेगा। फिर फिशेस के ऑर्गन में जाके क्या हो जाएगा, इस ब्लड का यूज हो जाएगा, है ना, ब्लड का क्या हो जाएगा यहाँ पर, यूज हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का यूज हो जाएगा। फिर क्या होगा आपका, फिर यहाँ से क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होगा बच्चे, यहाँ से आपका आएगा, फिर वो कहाँ, और फिर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका कहाँ पहुंच जाएगा, हार्ट पर पहुंच जाएगा, कहाँ पहुंच जाएगा, हार्ट पर पहुंच जाएगा। और हार्ट की प्रॉपर्टी हम जानते हैं, इसका फंक्शन क्या होता है, ब्लड को पंप कर देना। सो ये आपका ब्लड क्या करेगा, आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करेगा। फिर अगेन ये ब्लड कहाँ पहुंचेगा, गिल्स में पहुंचेगा, और गिल्स के थ्रू क्या होगा, ये यहाँ पर ये जो ब्लड है ये किसमें आपका चेंज होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, फिर ये ऑर्गन में पहुंचेगा, और इस तरीके से साइकिल चलता रहेगा। सो ये बड़ा सिंपल सा होता है। फिर इसके बाद होता है आपका इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। सो इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन की अगर हम बात करेंगे तो ये आपको किस किस में देखने के लिए मिलता है, सो ये आपको 3 चैम्बर हार्ट वाले एनिमल्स में देखने के लिए मिलेगा, है ना। यहाँ पे हार्ट कितने चैम्बर होगा, 3 चैम्बर होगा। अब मैं कह रहा हूँ 3 चैम्बर हार्ट, तो बहुत से बच्चे समझ गए होंगे कि सर आप यहाँ पर क्लास एम्फीबिया की बात कर रहे हो, एम्फीबियंस की बात कर रहे हो, और आप यहाँ पर रेप्टाइल्स की बात कर रहे हो। सो जिन जिन बच्चों को ये लगा है, ये बिल्कुल क्या है, सही बात है। ठीक है, कि इनकम कि यहाँ पे 3 चैम्बर हार्ट किस में मिलते हैं, आपको एम्फीबियंस में देखने के लिए मिलते हैं,
और किस में देखने के लिए मिलते हैं आपको, रेप्टाइल्स में देखने के लिए मिलते हैं। चलिए, तो 3 चैम्बर हार्ट है, तो एक रफ डायग्राम बनाएंगे और 3 चैम्बर हार्ट बना लेंगे। ये हो गया इसमें राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, और ये नीचे क्या होगी, वेंट्रिकल। ठीक है, यहाँ पर आपके गिल्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं, यहाँ पर आपके लंग्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं, यहाँ पर आपकी स्किन भी प्रेजेंट हो सकती है ना, जहाँ से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, जहाँ से क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। और यहाँ पर क्या हो जाएंगे, और क्या हो जाएंगे, बॉडी पार्ट। यहाँ पे क्या है, बॉडी पार्ट है। तो इस पूरे चार्ट को आप एक बार समझिएगा। तो यहाँ से क्या होगा, गिल्स के, आपके गिल्स के थ्रू या फिर लंग्स के थ्रू या स्किन के थ्रू क्या होगा, यहाँ पर आपका ऑक्सीजन आपका ब्लड में मिक्स हो जाएगा, और यहाँ से क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका आएगा कहाँ पर, लेफ्ट ओरिकल में आएगा। ठीक है, कहाँ जाएगा, यहाँ पर ये लेफ्ट ओरिकल नहीं, सॉरी, लेफ्ट एट्रियम में आ जाएगा। फिर लेफ्ट एट्रियम के बाद ये ब्लड कहाँ पहुंच जाएगा, वेंट्रिकल में पहुंच जाएगा। किसमें पहुंच जाएगा, वेंट्रिकल में। और वेंट्रिकल क्या है बच्चे, एक है। ठीक है, वेंट्रिकल क्या है आपका, एक वेंट्रिकल है। और यहाँ ध्यान रखेंगे, ये वेंट्रिकल में जैसे यहाँ पर पहुंच जाएगा, तो यहाँ पर ये क्या, यहाँ पर ब्लड जो होगा कैसा ब्लड होगा, मिक्स ब्लड होगा। कैसा ब्लड होगा, यहाँ पर मिक्स ब्लड होगा। मतलब ये ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे क्या होता है, मिक्स होता है। सो ऐसे ब्लड को हम लोग क्या कह रहे हैं कि भाई क्या है, यहाँ पर मिक्स ब्लड है। अब यहाँ पर ये कैसा मिक्स ब्लड है आपका, अब ये मिक्स ब्लड कहाँ पहुंचेगा, बॉडी पार्ट में पहुंच जाएगा। कहाँ पहुंच जाएगा, बॉडी पार्ट्स में पहुंच जाएगा। अब बॉडी पार्ट से क्या होगा, यहाँ से मिक्स ब्लड से जो भी ऑक्सीजन वगैरह होगा वो क्या होगा, बॉडी पार्ट में उसका यूज होगा, है ना। फिर उसके बाद क्या होगा आपका, जितना भी यहाँ से क्या होगा, अब जितना भी डी ऑक्सीजन वाला ब्लड है वो कहाँ पहुंच जाएगा, वो पहुंच जाएगा आपका राइट एट्रियम में पहुंच जाएगा। किसमें पहुंच जाएगा, राइट एट्रियम। और राइट एट्रियम से अगेन कहाँ पहुंच जाएगा, वेंट्रिकल में। अब समझ में आया कि वेंट्रिकल में मिक्स ब्लड कैसे बनना था। और अब वेंट्रिकल से क्या होगा, ये मिक्स ब्लड अगेन कहाँ पहुंच जाएगा, गिल्स पर, लंग्स पर या स्किन पर पहुंच जाएगा। फिर यहाँ से क्या होगा, अगेन एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाएगा, है ना। अगेन क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाएगा। तो इस तरीके का यहाँ पर प्रोसेस होता है। चलिए, फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर डबल सर्कुलेशन का प्रोसेस। और डबल सर्कुलेशन का प्रोसेस ही क्या होता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चलिए, तो ये मैंने आपके लिए यहाँ पर डायग्राम बना रखा है। ठीक है, कोशिश करूंगा कि आपको डायग्राम से ही समझ में आ जाए। ओके, सो आपको डबल सर्कुलेशन कहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, ये किसमें, डबल सर्कुलेशन है। सो डबल सर्कुलेशन आपको कहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, जहां पर जो हार्ट है वो कितने चैम्बर हो, 4 चैम्बर हो। सो 4 चैम्बर हार्ट किस किस में होता है भाई, एव्स में देखने के लिए मिलेगा, मतलब बर्ड्स में देखने के लिए मिलेगा, मैमल्स में देखने के लिए मिलेगा, मैमल्स में देखने के लिए मिलेगा, और क्रोकोडाइल में भी। सो क्रोकोडाइल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्रोकोडाइल किस में आते हैं, रेप्टाइल में आते हैं, लेकिन हार्ट कितने चैम्बर है, 4 चैम्बर है। तो यहाँ पे क्या होगा, डबल सर्कुलेशन हो जाएगा। सो कहानी कुछ इस तरीके से है कि लंग्स है ना, यहाँ पे क्या है, लंग्स। लंग्स के थ्रू क्या होगा, ऑक्सीजन आएगी। अभी ऑक्सीजन जो है आपकी क्या होगी, आपकी यहाँ पर आई, तो यहाँ पर क्या होगी, ब्लड में मिक्स होगी, है ना। और ये यहाँ से क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका कहाँ पहुंच जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सबसे पहले आपका कहाँ पहुंच जाएगा, आपका लेफ्ट एट्रियम में पहुंच जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया किसके थ्रू, पल्मोनरी वेन के थ्रू। सो पल्मोनरी वेन इज द एक्सेप्शनल वेन दैट कंटेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, वेन जनरली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, लेकिन पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। ठीक है, सो पल्मोनरी वेन ने क्या करा कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, उसको कहाँ पहुंचा दिया, लेफ्ट एट्रियम पर पहुंचा दिया। अब लेफ्ट एट्रियम के बाद ये ब्लड कहाँ पहुंचेगा, ये पहुंचेगा आपका लेफ्ट वेंट्रिकल पे। कहाँ पहुंच जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंच जाएगा। सो यहाँ पे देखिए डायग्रामेटिकली, यहाँ पर आपको जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो यहाँ पे दिखाई रखा। तो चलिए मैं यहाँ पर एक रफ इमेज का क्या करता हूँ, यहाँ पर एक रफ डायग्राम का यूज करता हूँ आपको कंसेप्ट समझाने के लिए। तो चलिए मैं इसको क्लीन कर देता हूँ पूरी स्लाइड को। ओके, सो डबल सर्कुलेशन है। ठीक है, दोबारा शुरू करते हैं। डबल सर्कुलेशन है, किसमें देखने के लिए मिलेगा, ऐसे एनिमल्स में जिनमें 4 चैम्बर हार्ट होता है ना, जिनमें क्या होता है, 4 चैम्बर हार्ट होता है। अब 4 चैम्बर हार्ट किस में होता है भाई, बर्ड्स में होता है, मैमल्स में होता है, और किस में होता है बच्चों, बर्ड्स में हो गया, मैमल्स में हो गया, और क्रोकोडाइल में हो गया। क्रोकोडाइल के लिए स्टार मार्क करके रखेंगे, क्योंकि क्रोकोडाइल आता है किसके अंदर है, रेप्टाइल्स के अंदर आता है। लेकिन हार्ट कितने चैम्बर है, 4 चैम्बर हार्ट है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग रफ डायग्राम बना लेते हैं, और ये बना लेते हैं हम लोग 4 चैम्बर। ठीक है, ये हो गया आपका राइट एट्रियम, और ये हो गया आपका लेफ्ट एट्रियम।
लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। यहाँ पे लंग्स है, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर ऑर्गन हो गए है ना, बॉडी हो गई या फिर क्या हो गया, आपके ऑर्गन्स हो गए। चलो बॉडी लिख लेना आप। अब क्या होगा बच्चों, लंग्स के थ्रू क्या होगा आपका, यहाँ से लंग्स से जो ब्लड है, ठीक है, यहाँ पर आपका जो ब्लड फ्लो होगा, लंग से ब्लड आएगा, मतलब लंग्स पे क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो रहा है, तो ब्लड में क्या होगा, यहाँ पर बच्चों ऑक्सीजन मिक्स हो जाएगी, सो यहाँ पर ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। और कहाँ पर आएगा, लेफ्ट एट्रियम में आएगा, और इसे कौन लेकर आएगा, पल्मोनरी वेन। ठीक है, पल्मोनरी वेन कैरी करेगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू लेफ्ट एट्रियम। अब ये ब्लड क्या हो जाएगा बच्चों, अब ये ब्लड पहुंच जाएगा कहाँ पर, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पहुंचेगा आपका, ऑर्गन्स में पहुंच जाएगा, है ना। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पहुंच जाएगा, ऑर्गन्स में पहुंच जाएगा या बॉडी पार्ट्स में पहुंच जाएगा, बाय द हेल्प ऑफ एरोटा, बाय द हेल्प ऑफ एरोटा। एंड एरोटा इज द लार्जेस्ट आर्टरी इन द बॉडी। अब ये यहाँ पर ऑर्गन में पहुंच गया, ऑर्गन में जाएगा क्या होगा, इस ब्लड में जो भी ऑक्सीजन वगैरह थी उसका क्या हो जाएगा, इस्तेमाल हो जाएगा। अब यहाँ पे जो भी ये यूज हो गया यहाँ पर, ठीक है, सो अब यहाँ पर कैसा ब्लड आएगा, ऑर्गन से। अब ऑर्गन से क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका पहुंचेगा कहाँ पर, राइट एट्रियम में, और राइट एट्रियम से कहाँ पहुंच जाएगा, राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से फाइनली आप क्या देखेंगे, दोबारा क्या होगा, ये जो भी ब्लड है आपका, कैसा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो कहाँ पहुंच जाएगा, लंग्स पर पहुंच जाएगा, है ना, कहाँ पहुंच जाएगा, लंग्स पर पहुंच जाएगा। और लंग्स पर क्या हो रहा है, लंग्स में क्या है, एल्व्यूलाई है, एल्व्यूलाई आर द प्राइमरी साइट ऑफ गैसेज एक्सचेंज, और बाहर से गैसेज एक्सचेंज हो जाएंगी। ओके, यहाँ ध्यान रखिएगा, ऑर्गन से राइट एट्रियम तक ब्लड को कौन कैरी करता है, तो यहाँ से कैरी करती है वेना केवा। कौन करेंगे भाई, वेना केवा। और वहीं आपकी राइट वेंट्रिकल से लंग्स तक जो ये डिऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगा, कौन कैरी करेगा, पल्मोनरी आर्टरी। अगेन पल्मोनरी आर्टरी इज द एक्सेप्शनल आर्टरी दैट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इस तरह की सर्कुलेशन को क्या कहते हैं, डबल सर्कुलेशन कहते हैं। देखिए अगर देखें तो ये वाला ऊपर वाला सेक्शन जो होता है इसको कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, और ये नीचे वाला जो है इसको कहते हैं सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। ठीक है, तो ये सारे आप लोग ध्यान रखेंगे, एग्जांपल्स याद रखेंगे, और काफी इजी इजी कंसेप्ट है, ये सारे ध्यान रखेंगे। आई होप टुडे लेक्चर इज बेनिफिशियल फॉर यू एट लास्ट लर्नर, थैंक यू। एंड कोशिश ये कीजिए, अगर आपको बाकी में कंसेप्ट यहाँ पर समझ में आ रहे हैं तो ये अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि थोड़ा सा उन लोगों का ही बेनिफिट हो।